बुद्धकालीन भारत के गणराज्य। प्रारंभ में अधिकांश इतिहासकारों की धारणा थी कि प्राचीन भारत में केवल राजतंत्र ही थे, परंतु बाद की खोजों से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि प्राचीन भारत में राजतंत्रों के साथ साथ गण अथवा संघ राज्यों का भी अस्तित्व था। सर्वप्रथम 1903 में रिज डेविस ने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को चुनौती देने के साथ गणराज्यों की खोज की थी। प्राचीन साहित्य में अनेक स्थानों को गणतंत्र से भिन्न बताया गया है। अवदान शतक से पता चलता है कि मध्य प्रदेश के कुछ व्यापारी दक्षिण गए, जहां से लोगों ने उनसे उत्तर भारत की शासन व्यवस्था के विषय में पूछा। उत्तर में उन्होंने बताया कि कुछ देश गणों के अधीन है तथा कुछ राजाओं के। आचारांग सूत्र जैन भिक्षु को चेतावनी देते हैं कि उसे उस स्थान में नहीं जाना चाहिए जहां गणतंत्र का शासन हो। संघ गण का पर्यायवाची था। पाणिनि ने संघ को राजतंत्र से स्पष्ट भिन्न बताया है। क्षत्रिय देक राजत संघ प्रतिषेधात्मक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दो प्रकार के संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है, वार्ता शास्त्रोपजीवी तथा राजशास्त्रोपजीवी। प्रथम के अंतर्गत कंबोज, सुराष्ट्र आदि द्वारा, दूसरे के अंतर्गत लिच्छवी, वृज्जी, मल्ल, मद्र, कुकर, पंचाल आदि की गणना की गई है। स्पष्टता यहाँ राज शब्दोपजीवी संघ से तात्पर्य उन गणराज्यों से है जो राजा की उपाधि का प्रयोग करते थे। महाभारत में भी गण राज्यों का उल्लेख मिलता है। भारतीय साहित्य के अतिरिक्त यूनानी रोमन लेखकों के विषय में भी प्राचीन भारत में गण राज्यों का अस्तित्व प्रमाणित हो जाता है। इससे सूचित होता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब तथा सिंध में कई गणराज्य थे जो राजतंत्रों से भिन्न थे। मुद्रा संबंधी प्रमाणों से भी गणराज्यों का अस्तित्व सिद्ध होता है। मालव, यौधेय, अर्जुनयन आदि अनेक गणराज्यों के सिक्के राजा का उल्लेख न कर गण का ही उल्लेख करते हैं। इस प्रकार अब यह सिद्ध हो गया है कि प्राचीन भारत में गणराज्यों थे तथा वे राजतंत्रों से इस अर्थ से भिन्न थे कि उनका शासन किसी वंशानुगत राजा के हाथ में न होकर गण अथवा संघ के हाथ में होता था। परंतु प्राचीन भारत के गणतंत्र आधुनिक काल में गणतंत्र से भिन्न थे। आधुनिक काल में गणतंत्र प्रजातंत्र का समानार्थी है, जिसमें शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में निहित रहती है। प्राचीन भारत के गणतंत्र इस अर्थ में गणतंत्र नहीं कहे जा सकते। उन्हें हमें आधुनिक शब्दावली में कुलीन तंत्र अथवा अभिजात तंत्र कहा सकते हैं, जिससे शासन का संचालन संपूर्ण प्रजा द्वारा न होकर किसी कुल विशेष के सम्मुख व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। उदाहरण के लिए यदि हम वैशाली के लिच्छवी गणतंत्र राज्य का नाम ले तो हमें यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि वहाँ के शासक में वैशाली नगर की संपूर्ण जनता भाग लेती थी, बल्कि तथ्य यह है कि केवल लिच्छवी कुल के ही प्रमुख व्यक्ति मिलकर शासन चलाते थे। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते जो इस प्रकार है। कपिलवस्तु के शाक्य। यह गणराज्य नेपाल की तराई में स्थित था। इसकी राजधानी कपिलवस्तु। शाक्य गणराज्य के उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में रोहिणी नदी तथा दक्षिण में पश्चिमी में राप्ती नदी स्थित थी। कपिलवस्तु की पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक तिलौराकोटा से की जाती है। विद्वान इसकी पहचान सिद्धार्थनगर जिले के पिपराहवा नामक स्थान से करते हैं, जहां से बौद्ध स्तूप तथा उसकी धातु गर्भ मंजूषा के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। इसे शाक्यवंशीय सुकीर्ति ने प्रतिस्थापित करवाया था। कपिलवस्तु के अतिरिक्त इस गणराज्य में अन्य अनेक नगर जैसे चतुमा, समगम, खोमदुष्ट, शीलावती, नगरक, देवदह, शंकर आदि बुद्ध की माता देवदह की ही कन्या थी। शाक्य गणराज्य में लगभग 80,000 परिवार थे। शाक्य लोग अपने रक्त पर बड़ा अभिमान करते थे
और इसी कारण वे अपनी जाति के बाहर वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते थे। गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। बुद्ध से संबंधित होने के कारण इस गणराज्य का महत्व काफी बढ़ गया, किंतु राजनैतिक शक्ति के रूप में शाक्य गणराज्य का कोई महत्व नहीं था और यह कोसल राज्य की अधीनता स्वीकार करता था। जैसा कि पीछे बताया जा चुका है, इस राज्य का विनाश कोसल नरेश विडूडस द्वारा किया गया है। नंबर 2, सुमसुमार पर्वत के भंग। सुमसुमार पर्वत का समीकरण मिर्जापुर जिले में स्थित वर्तमान चुनार से किया गया है। ऐसा लगता है कि भग्न ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित भर्ग वंश के संबंधित है। भग्न गणराज्य के अधिकार क्षेत्र में विंध्य क्षेत्र की यमुना तथा सोन नदियों के बीच का प्रदेश सम्मिलित था। भग्न लोग वर्ष की अधीनता स्वीकार करते थे। ज्ञात होता है कि सुमसुमार पर्वत पर वर्षराज उदयन का पुत्र बोधि निवास करता था। अलकप के पुल। यह गणराज्य आधुनिक बिहार प्रांत के शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिले के बीच स्थित है। बुलिया का वेठद्वीप से साथ घनिष्ठ संबंध था। यही संभवतः उसकी राजधानी थी। बुली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के बाद उन्होंने उसके अवशेषों का एक भाग प्राप्त किया तथा उस पर स्तूप का निर्माण कराया। केशपुत्र के कलाम। केशपुत्र का निश्चय रूप से समीकरण स्थापित करना कठिन है। यह गणराज्य कोसल के पश्चिम में स्थित था। संभवतः यह राज्य सुल्तानपुर जिले के कुड़वार से लेकर पालिया नामक स्थान पर फैला हुआ था। वैदिक साहित्य में ज्ञात होता है कि कालामों का संबंध पंचाल जनपद के केसियों के साथ था। इसी गणराज्य के अलावा अलार कलाम नामक आचार्य थे जो उर्वेला के समीप रहते थे। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग करने के बाद सर्वप्रथम उपदेश ग्रहण किया था। कलाम लोग कोसल की अधीनता स्वीकार करते थे। रामगाम या रामग्राम की कोली। यह शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। दक्षिण में यह गणराज्य सरयू नदी तक विस्तृत था। शाक्य और कोली राज्यों के बीच रोहिणी नदी बहती थी। दोनों राज्यों के लोग सिंचाई के लिए इसी नदी के जल पर निर्भर करते थे। नदी के जल के लिए उनमें प्रायः संघर्ष भी होता था। एक बार गौतम बुद्ध ने ही इसी प्रकार के एक संघर्ष को शांत किया। कोलीगढ़ के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। कोली की राजधानी रामग्राम की पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। नंबर 6, कुशीनारा के मल्ल। कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले में स्थित वर्तमान कसया नामक स्थान से की जाती है। वाल्मीकि रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का वंशज कहा गया है। पावा के मल्ल। पावा आधुनिक देवरिया जिले में स्थित पडरौना नामक स्थान पर था। मल्ल रोग सैनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जैन साहित्य से पता चलता है कि मगध नरेश अजातशत्रु के भय से मल्लों ने लिच्छवियों के साथ मिलकर एक संघ बनाया था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित करने के बाद मल्लों को भी जीत लिया था। पिप्लवन के मौर्य गणराज्य के लोग शाक्यों की ही एक शाखा थी। महावंश टीका से पता चलता है कि कोसल नरेश विडूडस के अत्याचारों से बचने के लिए वे हिमालय प्रदेश में भाग गए, जहां उन्होंने मोरों की कूख से गुंजायमान स्थान में पिपलीवन नामक नगर बसाया। मोरों के प्रदेश का निवासी होने के कारण ही मौर्य कहे गए। मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार में उत्पन्न हुआ था। पिपलवन का समीकरण गोरखपुर जिले में कुसुमही के पास स्थित है। राजधानी नाम ग्राम से लिया गया है। वैशाली के लिच्छवी। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्र संघ में सर्वप्रमुख था। उसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले में बसाड़ नामक स्थान से स्थित था। महाभग्न जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा धनी आबादी वाला नगर कहा गया है। यहाँ अनेक सुंदर भवन, चैत्य तथा विहार थे। एक
पर जातक से पता चलता है कि वैशाली नगर चारों ओर 3 दीवारों से घिरा हुआ था। प्रत्येक दीवार एक दूसरे से 1 योजन दूरी थी। इसमें पहरे की मीनारों वाले 3 द्वार बने हुए थे। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन से प्रसिद्ध कुट्टागारशाला का निर्माण कराया, जहां रहकर बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। लिच्छवी लोग अत्यंत स्वाभिमानी तथा स्वतंत्रता प्रेमी हुआ करते थे। उनका शासन व्यवस्था संगठित थी। बुद्ध काल में यह राज्य अपनी समृद्धि की पराकाष्ठा पर था। यहाँ का राजा चेटक था। उसकी कन्या छलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। महावीर की माता त्रिशला उसकी बहन थी। जैन साहित्य में पता चलता है कि अजातशत्रु के विरुद्ध चेटक ने मल्ल, काशी तथा कौशल के साथ मिलकर एक सम्मिलित मोर्चा बनाया था। 10वां मिथिला के विदेह बिहार के भागलपुर तथा दरभंगा जिला में भूभाग में विदेह गणराज्य स्थित था। प्रारंभ में यह राजतंत्र था। यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए विख्यात थे, परंतु बुद्ध के समय में यह संघ राज्य बन गया। विदेह लोग भी वज्जी संघ के सदस्य थे। उनकी राजधानी मिथिला को पहचान वर्तमान में जनकपुर से की जाती है। बुद्ध के समय मिथिला एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था, जहाँ श्रावस्ती और व्यापारी अपना माल लेकर आते